हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियाज़ वुड बी नंबर 1 फेवरेट फार्मेसी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ब्राइट फार्मा। अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को आपने विजिट किया है या फिर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर में, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के लिए आप अपना हाथ यूज़ करो, उंगली यूज़ करो या फिर पंजा यूज़ करो, या आप डिसाइड कर लो, बट मेरी चैनल सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। और उसके बाद आपको दिखेगा ये बेल आइकन, तो बेल आइकन पे भी आपको क्लिक कर लेना है। बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी हम अपनी लेटेस्ट वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपको उसकी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कुछ भी चार्जेस नहीं होते। तो बस आप अगर यहाँ पे सब्सक्राइब पर हिट कर लेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तक हर एक वीडियो पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो आज की वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पार्ट 8, जहाँ पे हम देखेंगे कि टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। अब तक हमने प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स की पार्ट 7 कवर की है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की वीडियो की लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू नो द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ टैबलेट कोटिंग मशीन्स। टैबलेट कोटिंग मशीन का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है ये आप समझ जाएंगे। टैबलेट कोटिंग के जो डिफरेंट मशीन्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे एडवांटेजियस है ये आप डिटरमाइन कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपको एक आइडिया आ जाएगा कि डिफरेंट टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और अगर उन्हें प्रिवेंट करना है या फिर उन्हें रिमूव करना है तो उसके लिए हम कौन कौन सी रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स कवर की थी, मतलब हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स तक पढ़ा था कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं, लाइक फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग हुआ, कोएसिवेशन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, वैक्यूम डिपोजिशन, पॉलीमराइजेशन, मल्टी ऑरिफिक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, पैन कोटिंग। अब ये जो सारी टेक्निक्स होती है माइक्रो इनकैप्सुलेशन की वो हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी इट वन बाय वन। And the first technique is fluidized bed coating. So let's get started with fluidized bed coating. अब ये जो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं ये है चैम्बर, जहाँ पे हम फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे उसे कोटिंग दिया जाता है इसी चैम्बर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड कोर मटेरियल के वो यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। ये जो चैम्बर है आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड कोर मटेरियल सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, और जो सॉल्यूशन होता है जिसका हमें कोटिंग देना होता है वो यहीं से इंसर्ट किया जाता है। वोलेटाइल सॉल्वेंट में इसे प्रिपेयर करते हैं, और जो स्प्रे होता है या फिर एटोमाइज स्प्रे होता है जिसे नोजल के मदद से इसे हम चेम्बर में इंसर्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो ऐसे रेगुलेट किया जाता है कि जो वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने कोटिंग सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली वेपराइज हो जाए, और जो डिपोजिशन है कोटिंग का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। तो आफ्टर कोटिंग क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हेवी हो जाएंगे और नीचे गिरेंगे स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए ये है इसके नीचे, एग्जैक्टली नीचे इसके स्क्रीन है। तो यहाँ पे जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं कोटिंग के बाद वो इस पर फॉल होंगे और यहाँ से हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये फिगर थोड़ा सा छोटा है इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि कौन से पार्ट्स कहाँ पे होते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये है फ्लूइडाइज्ड बेड चैम्बर। यहाँ पे जो येलो कलर में दिख रहे हैं ये है कोटिंग मटेरियल पार्टिकल, जिस पे हमको कोट करना है, कोर मटेरियल पार्टिकल जिसे हम कहते हैं। अब ये जो आप येलो कलर के पार्टिकल नीचे यहाँ पे सेटल डाउन दिख रहे हैं, तो ये इसका कोटिंग हो चुका है, इसका वेट हेवी हो चुका है इसलिए ये फॉल कर गए हैं नीचे। और ये जो आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, इसका कोटिंग अभी हो रहा है। ये जो नोजल है ये नोजल से होता है कोटिंग सॉल्यूशन का एक एटोमाइजेशन स्प्रे होता है यहाँ पे, तो ये जो स्प्रे होता है ये इस कोटिंग पार्टिकल पे कोट किया जाता है। साथ ही साथ हॉट एयर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है। हॉट एयर से क्या होता है, जो कोटिंग सॉल्यूशन हम ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट में बना रहे हैं वो इवेपोरेट हो जाएगा और कोटिंग मटेरियल का कोट इन पार्टिकल पे दिया जाएगा। तो इसका जो है ये फुल फिगर यहाँ पे दिया है।
तो यहाँ पे होता है ये जो चेम्बर है, ये मैंने आपको जूम करके यहाँ पे दिखाया है। कोटिंग सॉल्यूशन कहाँ से आता है, एयर कहाँ से आता है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो इसी के नीचे यहाँ पे एयर भी होता है, तो एयर यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस साइड से, इस नोजल से कोटिंग सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके ऊपर एक्सपांशन चैम्बर होता है, ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी मैं आपको बता देती हूँ फिगर में। ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये है एक्सपेंशन चैम्बर। तो ये एक्सपेंशन चैम्बर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ से एक एयर आउटलेट जाता है, मतलब जो एयर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ताकि सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए, वो एयर यहाँ से चली जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक क्या है। एंड द नेक्स्ट माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक इज कोएसरवेशन। अब ये कोएसरवेशन होता क्या है? कोएसरवेशन इज द सेपरेशन ऑफ लिक्विड और फेज। सेपरेशन ऑफ लिक्विड या फिर फेज होता है, दो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मिक्स किए जाते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसे सेपरेट करने के लिए कोएसरवेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है। अब ये जो कोएसरवेशन टेक्निक होती है, इसमें 3 इम्मिसिबल फेजेस होते हैं। इम्मिसिबल फेजेस में जो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हुए हो, इसलिए इसे कोलॉइड भी कहते हैं। जो सस्पेंशन होता है या फिर कोलॉइड होता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, दो तीन फेज, जो भी हम फेजेस उसमें ऐड करते हैं वो अलग अलग होती है, इम्मिसिबल होती है, राइट। तो इस कोएसरवेशन टेक्निक में 3 इम्मिसिबल फेजेस होती है, जिसमें से फर्स्ट फेज इज कोर मटेरियल। कोर मटेरियल इज द मटेरियल जिस पे हमको कोट करना है। सेकेंड इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो हम कोटिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड थर्ड इज कोटिंग मटेरियल, कोई भी तो पॉलीमर होगा जो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वो होगा थर्ड फेज। तो इसमें कोर मटेरियल, सॉल्वेंट एंड कोटिंग मटेरियल, ये 3 फेजेस होते हैं। और क्या होता है कि कोर मटेरियल पे कोटिंग मटेरियल का डिपोजिशन होता है। अब ये जो कोटिंग मटेरियल होता है वो सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके कोर मटेरियल पे यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है। जब वो कोटिंग मटेरियल को सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाता है और कोर मटेरियल पे उसका कोटिंग दिया जाता है। मैं आपको अभी फिगर में समझा देती हूँ कि कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं। अब ये जो आप स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं, ये येलो पार्टिकल्स के अराउंड, तो ये सॉल्वेंट फेज है और इसे होमोजेनस पॉलीमर सॉल्यूशन ऐसा कहा जाता है। ये पॉलीमर का सॉल्यूशन हमने बनाया ताकि हम इन पार्टिकल को कोट कर सकें, ठीक है। और ये होते हैं ड्रॉपलेट्स। और ये जो होता है यहाँ पे, इसके बाद फेज सेपरेशन किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है। तो फेज सेपरेशन करते वक्त आप यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ब्लू कलर के ड्रॉपलेट देख रहे हैं, ये होते हैं कोएसरवेट टैबलेट। कोएसरवेट टैबलेट के बाद ये जो थर्ड स्टेज होता है, तो ये जो येलो कलर के पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे आप एक फिल्म फॉर्म हुई देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिल्म फॉर्म जो हुई है वो किस तरह से फॉर्म हुई है? येलो ड्रॉपलेट है और उसके ऊपर जो कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स है, राइट। तो ये कोएसरवेट ड्रॉपलेट की एक फिल्म फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। और फिल्म फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेज है, यहाँ पे पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन फॉर्म हो चुकी है। और ये जो स्टेज है, इसे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन वाला स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से होता है ये कोएसरवेशन का प्रोसेस। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। एंड द नेक्स्ट माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेथड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन की, ये सॉलिड पार्टिकल को कोट करने के लिए और उसके साथ ही साथ लिक्विड ड्रॉपलेट को भी कोट करने के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो मेथड होती है, इसमें कोर एंड कोटिंग मटेरियल, ये जो दोनों मटेरियल होते हैं, इसे इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज भी यूज़ की जाती है, जैसे कि 10,000 वोल्ट्स का वोल्टेज यूज़ किया जाता है। इसमें कोर मटेरियल चार्ज किया जाता है सबसे पहले और कोटिंग चेम्बर में प्लेस किया जाता है। उसके बाद कोटिंग मटेरियल भी चार्ज किया जाता है और उसके बाद कोर मटेरियल पे एज अ मिस्ट मतलब फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल फाइन ड्रॉपलेट होते हैं, तो उसे नोजल से स्प्रे किया जाता है, उसे मिस्ट कहते हैं। तो मिस्ट के फॉर्म में उस कोर मटेरियल के ऊपर उसे स्प्रे किया जाता है। अब ये जो चार्जेस होते हैं, ये अपोजिट काइंड के होते हैं। कोर पे अलग चार्ज होता है, कोटिंग मटेरियल पे अलग चार्ज होता है।
तो ये जो अपोजिट चार्जेस होते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और कोटिंग मटेरियल वो कोर मटेरियल पे डिपॉजिट होने लगता है। मैं आपको फिगर की हेल्प से समझा देती हूँ कि एक्चुअली ये सब होता कैसे है। देखिए अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्पल कलर में, तो ये है कोटिंग पार्टिकल। इसे हम चार्ज करेंगे, जब हम चेम्बर में डालेंगे तो इससे पहले हमें चार्ज कर लेना है। तो चार्ज करने के बाद इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज करने के बाद नेगेटिव यहाँ पे चार्ज आ जाएगा इस पार्टिकल्स पे। उसके बाद इसे स्प्रे करना है। स्प्रे करते वक्त यहाँ पे एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की, और उसके बाद यहाँ पे मोर कंडक्टिव टैबलेट कोर फॉर्म होगा फर्स्ट रिएक्शन में, और सेकेंड में लेस कंडक्टिव लेयर फॉर्म होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोर कंडक्टिव टैबलेट कोर फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन नहीं हुआ है, बल्कि सेम चार्ज है। यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसलिए ये जो कोर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये है लेस कंडक्टिव टैबलेट कोर। ये है वैक्यूम डिपोजिशन। अब इसमें होता क्या है, इसमें कोटिंग मटेरियल वेपराइज किया जाता है अंडर वैक्यूम प्रेशर, इसलिए इसे वैक्यूम डिपोजिशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोटिंग मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कोर पार्टिकल्स पे। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको फिगर की मदद से समझा देती हूँ। तो ये होता है कोटिंग चेम्बर। यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे इस फिगर में है हीटिंग प्लेट। हीटिंग प्लेट के ऊपर है ये वाटर। वाटर से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है और यहाँ पे वाटर ड्रॉप फॉर्म हो रहे हैं, और ये जो है ये है लीड होता है, तो ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। तो इस तरह का कुछ वर्किंग होता है। तो इस कंपैरिजन का वर्किंग ही वैक्यूम डिपोजिशन में किया जाता है। तो ये जो है चैम्बर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है वैक्यूम डिपोजिशन का चैम्बर। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ये प्लेट टाइप का, तो ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या, जिस पर हमको कोटिंग करना है, तो ये है सबस्ट्रेट। और ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हैं जिसे डिपॉजिटेड मॉलिक्यूल कहा गया है, ये वेपराइज मॉलिक्यूल जो ऊपर जाके डिपॉजिट हुए हैं सबस्ट्रेट पे। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बीम है। इस वाली राइट हैंड साइड वाली फिगर में इलेक्ट्रॉनिक बीम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गन से इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो वो कोटिंग मटेरियल के साथ फ्यूज़ होके क्रूसिबल से जो कोटिंग मटेरियल अटैच किया है, तो उससे फ्यूज़ होके डिपॉजिट हो रही है सबस्ट्रेट पे। ये देखिए, ये जो एरोज आप देख रहे हैं कोटिंग मटेरियल, ये जो ऊपर जा रहे हैं ये एरो, ये सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट हो रहे हैं मॉलिक्यूल। वेपराइज्ड मॉलिक्यूल जो है ये सबस्ट्रेट पे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इस तरह से किया जाता है वैक्यूम डिपॉजिशन। Now we will see the next microencapsulation technique, that is polymerization. पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि कोर मटेरियल जो होता है वो लिक्विड या फिर गैस फेज में डिस्पर्स फॉर्म में होता है, जहाँ पे कोटिंग मटेरियल मोनोमेरिक यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मोनोमर्स होते हैं ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। जो इंटरफेस होता है कोर पार्टिकल्स का लिक्विड गैस फेज में, उस इंटरफेस के बीच में ये मोनोमर्स पॉलीमराइज हो जाते हैं और कोर मटेरियल पे एक कोट फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरह से किया जाता है पॉलीमराइजेशन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मल्टी ओरिफिक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस होता क्या है, तो ये होता है एक मैकेनिकल प्रोसेस जिसे माइक्रो कैप्सूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है ये लिक्विड एंड सॉलिड्स इनकैप्सुलेट करने के लिए, माइक्रो इनकैप्सुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो कोर मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं इसे कोटिंग मटेरियल के एनवेलप से फोर्स किया जाता है, पास किया जाता है, और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ किया जाता है ताकि वो कोट कर सके। अब इसका जो रिज़ल्ट होता है, ये जो प्रोसेस हमने ऊपर देखा, ये जो रिज़ल्ट होता है ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर्म करने में यूज़ किया जाता है। कोर पार्टिकल्स इसमें माइक्रो इनकैप्सुलेट किए जाते हैं। फिगर में भी आप देख रहे हैं, तो ये है कोर
मटेरियल इनलेट, यहाँ से कोर मटेरियल इनलेट किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कोटिंग मटेरियल होता है, कोटिंग मेम्ब्रेन होती है। जो मैंने बताया कि कोर मटेरियल जो है वो कोटिंग मटेरियल की एनवलप से फोर्स किया जाता है। यहाँ से ये देखिए और यहाँ पे कोटिंग हो रहा है। तो इस तरह का होता है मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इट इज़ यूज्ड फॉर मास्किंग द टेस्ट ऑफ बिटर ड्रग। जो ड्रग बिटर होते हैं उनका टेस्ट मास्क करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ जो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ड्रग हम बनाते हैं, प्रोलॉन्ग एक्शन डोसेज फॉर्म बनाते हैं, उसे प्रिपेयर करने के लिए भी मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल ये जो मेथड है इसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट द इनकम्पैटिबल मटेरियल। जो दो मटेरियल हम जब डोसेज फॉर्म बनाते हैं, अगर दो मटेरियल्स में एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल हो तो ऐसा डोसेज फॉर्म बनाने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट केमिकल्स अगेंस्ट मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन। ये जो मेथड है इसे मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन, ये जो इन्वायरमेंटल होते हैं पैरामीटर जो हमारे ड्रग को अनस्टेबल बना देते हैं, डोसेज फॉर्म को अनस्टेबल बना देते हैं, तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, उसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें, और उसमें कोटिंग कैसे किया जाता है। तो कोटिंग पैन्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोटिंग पैन क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज कन्वेंशनल कोटिंग पैन्स। उसमें आता है पेलिग्रीनी पैन, इमर्शन स्वॉट टाइप पैन, इमर्शन ट्यूब टाइप पैन, एंड सेकेंड मेन टाइप इज परफोरेटेड कोटिंग पैन। एक कन्वेंशनल होता है और सेकेंड होता है परफोरेटेड। कन्वेंशनल के अंदर तीन आते हैं, पेलिग्रीनी, इमर्शन स्वॉट, इमर्शन ट्यूब। परफोरेटेड कोटिंग पैन के अंदर क्या आता है देख लेते हैं। फर्स्ट इज एसिलाकोटा, सेकेंड हाई कोटर पैन, थर्ड ड्राई कोटर, उसके बाद ग्लैड पैन कोटिंग इक्विपमेंट, एंड लास्ट इज हटलिन बटरफ्लाई पैन। अब ये जो सारे कन्वेंशनल कोटिंग पैन्स है, परफोरेटेड कोटिंग पैन्स है, हम ये इन डिटेल देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। कन्वेंशनल कोटिंग पैन के अंदर जो पैन आते हैं 3 पैन, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फिगर में। ये है स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, ये कोटिंग पैन होता है, ये टैबलेट बेड होता है, यहाँ पे एयर इनलेट हो, ये जो है ये एयर इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है इमर्शन ट्यूब सिस्टम, जहाँ पे एक ट्यूब इंसर्ट किया गया है। ये है स्पोर्ट, इमर्शन स्पोर्ट सिस्टम, जहाँ पे एक स्पोर्ट इंसर्ट किया है, ये आप देख रहे हैं शेप इंसर्ट स्टोर्ड का। और ये होता है पेलिग्रीनी पैन सिस्टम। स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, स्टैंडर्ड कोटिंग पैन जो होते हैं वो एक्चुअली सर्कुलर होते हैं शेप में, मेटल से बने हुए होते हैं और 40 डिग्रीज पे उसे माउंट किया जाता है। इन पैन का जो डायमीटर होता है वो 8 से 60 इंच तक का होता है। और ये जो पैन होते हैं वो टैबलेट को इवनली कोट करने के लिए रोटेट होते रहते हैं उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। इस फिगर में भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इस पैन के नीचे जो एरो दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, अपर साइड पे जिसका डायरेक्शन है, तो वो एरो ये दिखाता है कि ये पैन उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। एक मोटर फीड किया होता है जिसकी मदद से ये हॉरिजॉन्टली मूव होता रहता है, रोटेट होता रहता है। हीटेड एयर भी सप्लाई की जाती है इसमें इनलेट एयर सप्लाई से। ये है इनलेट एयर सप्लाई इस पाइप से, तो यहाँ से हीटेड एयर सप्लाई की जाती है। अब हीटेड एयर सप्लाई क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो हम उसमें सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं पॉलीमरिक मटेरियल डिसॉल्व करने के लिए और उसका कोट कोर मटेरियल को देने के लिए, तो वो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाए, इसलिए हम हॉट एयर का या फिर हीटेड एयर का इसमें यूज़ करते हैं। और ये जो ये एयर होती है जो टैबलेट को ड्राई करने में मदद करती है, वो एयर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट है वो, और फिर टैबलेट को ड्राई करने के बाद एयर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है डक्ट से। कोटिंग सॉल्यूशन जो होते हैं वो लैडलिंग या फिर स्प्रेइंग प्रोसेस से अप्लाई किए जाते हैं टैबलेट के ऊपर। अब लैडलिंग क्या होता है, लैडलिंग मतलब एक स्पून की तरह होता है
जो मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर स्प्रेइंग टेक्निक ही मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्प्रेइंग से इवन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कोटिंग सॉल्यूशन का टैबलेट बेड के ऊपर। या फिर स्प्रेइंग के अलावा एटोमाइजिंग सिस्टम भी यूज़ की जाती है। एटोमाइजिंग सिस्टम यूज़ करने से इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोटिंग सॉल्यूशन का। अब ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि मिक्सिंग इफ़िशियंसी जो होती है वो थोड़ी सी पुअर होती है, ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती। ड्राइंग इफ़िशियंसी भी लो होती है बिकॉज ड्राइंग टुक प्लेस ऑन सरफेस टैबलेट बेड ओनली। अंदर तक की जो टैबलेट होती है वहाँ पे ड्राइंग नहीं होता, सिर्फ टैबलेट सरफेस तक की ड्राइंग होती है, क्योंकि आपने फिगर में वहाँ पे देखा कि इनलेट और एग्जॉस्ट जो होता है वो ऊपर ही ऊपर होते हैं, तो इसलिए ड्राइंग का थोड़ा सा इशू है इस वाली टेक्निक में। इम्प्रॉपर बैलेंस होता है बिटवीन इंट्रोड्यूस्ड एयर एंड एग्जॉस्टेड एयर, और इससे हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं जो ऑपरेट कर रहा है कोटिंग मशीन को, या फिर एक्सप्लोजन का रिस्क हो सकता है जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, पॉलीमरिक मटेरियल या फिर फिल्म जो हम बना रहे हैं उस मटेरियल को हम सॉल्यूशन में जब बनाते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसका अगर एक्सप्लोजन हो जाए तो मतलब हाई रिस्क है, हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं ऑपरेटर को। तो ये सारे हैं उसके ड्रॉबैक्स। अब देखते हैं कि ये पेलिग्रीनी कोटिंग पैन होता क्या है। ये पेलिग्रीनी पैन जो होते हैं ये 10 से 10,000 किलोग्राम्स की बैच की कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। इसमें बैफल्स होते हैं, बैफल्स और डिफ्यूज़र होते हैं। ये सब क्या करते हैं बैफल और डिफ्यूज़र? ड्राइंग एयर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो पेलिग्रीनी कोटिंग पैन है ये सिर्फ शुगर कोटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसे फिल्म कोटिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ड्राइंग की लिमिटेशंस होती है, ड्राइंग की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसे फिल्म कोटिंग में यूज़ करना सही नहीं होता। ये जो लिमिटेशन होता है ड्राइंग का, अगर हम ग्लैड इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करें तो हम ड्राइंग की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। ये है इमर्शन स्वॉर्ड कोटिंग। फिगर में आप देख रहे हैं, दो अलग अलग फिगर आपको देख रही है। तो फर्स्ट वाली फिगर में ये देखिए आपको परफोरेटेड स्वॉर्ड दिखाई दे रही है जो टैबलेट बेड में इंट्रोड्यूस की हुई है। पैन जो है वो कवर किया हुआ है पैन को, और यहाँ पे इनलेट एयर जा रही है स्वॉर्ड से और प्लेनम से यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है। तो इसमें दो सिस्टम्स अवेलेबल है, पीएलजी सिस्टम और जीएस सिस्टम। पीएलजी सिस्टम में क्या होता है कि इनलेट हॉट एयर जो होती है वो स्वॉर्ड से इंट्रोड्यूस की जाती है। ये देखिए इनलेट एयर सप्लाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो स्वॉर्ड से यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। और एग्जॉस्ट एयर जो होती है वो प्लेनम से बाहर आती है। ये देखिए ये है प्लेनम और यहाँ से एग्जॉस्ट एयर बाहर आ रही है। ये एरो के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से डायरेक्शन हो रही है एयर की। और उसके बाद जो होता है वो होता है जीएस सिस्टम। जीएस सिस्टम में क्या होता है, पीएलजी सिस्टम के अपोजिट होता है। इनलेट हॉट एयर कहाँ से जाएगी, प्लेनम से जाएगी, और एग्जॉस्ट हॉट एयर कहाँ से आएगा, परफोरेटेड स्वॉर्ड से एग्जॉस्टेड हॉट एयर आएगा। तो ये होता है इमर्शन स्वॉर्ड सिस्टम। नाउ वी विल सी द इमर्शन ट्यूब कोटिंग पैन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके अंदर स्प्रे नोजल होता है, और जो स्प्रे नोजल होता है उसमें से हॉट एयर डिलीवर की जाती है टैबलेट के बेड पे। इससे क्या होता है कि टैबलेट की ड्राइंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो ड्राइंग एयर होती है वो अपवर्ड फ्लो होती है ताकि वो कन्वेंशनल डक्ट से एग्जॉस्ट हो पाए। ये है इनलेट एयर सप्लाई, और ये जो देख रहे हैं इसमें छोटी सी ट्यूब होती है, इसे ये होता है स्प्रे नोजल। इसमें से ड्राइंग एयर यहाँ पे टैबलेट बेड में इंट्रोड्यूस की जाती है, और ये जो ड्राइंग एयर होती है ये यहाँ से अपवर्ड फ्लो होती है ताकि वो एग्जॉस्ट हो पाए। ये जो होता है ये पैन ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ रोटेट होता रहता है, और ये जो है ये प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कोटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म कोटिंग दोनों में भी यूज़ किया जा सकता है। और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, मतलब कम लगता है प्रोसेसिंग टाइम। अब तक हमने देखा कि स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में जो 3 सब टाइप्स आते थे, पेलिग्रीनी, इमर्शन ट्यूब एंड इमर्शन स्वॉर्ड, वो 3 देखे। अब सेकेंड मेन टाइप इज़ परफोरेटेड कोटिंग पैन। तो उसमें क्या आता है, तो फर्स्ट इज़ एसिलाकोटा पैन। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है एसिलाकोटा पैन की। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफोरेटेड कोटिंग पैन है, तो इसमें परफोरेशंस होंगे, जो पैन होगा वो परफोरेटेड होगा।
इसमें क्या होता है कि ये पैन इज़ फुल्ली परफोरेटेड और इसमें मिक्सिंग ब्लेड्स भी होते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो पाए कोटिंग सॉल्यूशन और एयर। जो इनलेट एयर होता है वो टॉप ऑफ द पैन होता है। ये देखिए, ये है इनलेट एयर और ये है दूसरा प्लेनम जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट प्लेनम। जो ड्राई एयर यहाँ पे आती है तो वहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। ये देखिए, ये है एग्जॉस्ट डक्ट। इस तरह का वर्किंग होता है। और ये जो है ये है हाई क्वार्टर पैन। हाई क्वार्टर पैन में क्या होता है कि 4 परफोरेटेड सेगमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो सारे परफोरेशंस होते हैं वो एक ओपनिंग डक्ट की तरह एक्ट करते हैं एयर आउटलेट के लिए, जो पैन के सरफेस से एक्सटीरियर सरफेस से फिक्स्ड होते हैं। ड्राइंग एयर जो होती है वो पैन के ओपनिंग से इंट्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से ड्राइंग एयर इंट्रोड्यूस की जा रही है। उसके बाद वो यहाँ पे टैबलेट बेड तक आएगी। ये जो देख रहे हैं ये है स्प्रे। यहाँ से स्प्रे हो रहा है कोटिंग सॉल्यूशन टैबलेट बेड के ऊपर और एयर यहाँ से आ रही है वो टैबलेट बेड से पास होते होते ये देखिए ये एरो से ये यहाँ से एग्जॉस्ट हो रही है। तो इस तरह का वर्किंग होता है हाई क्वार्टर पैन का। अब देखते हैं कि ये ड्राई क्वार्टर पैन क्या होता है। परफोरेटेड कोटिंग पैन में तीसरा टाइप आता है ड्राई क्वार्टर। तो ड्राई क्वार्टर क्या होता है कि इसमें हॉलो परफोरेटेड बैफल्स रहते हैं। ये अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं तो ये है हॉलो परफोरेटेड बैफल्स। जो डॉटेड लाइन्स आप देख रहे हैं यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस की जाती है और एग्जॉस्ट जो होता है वो पैन के बैक साइड में होता है। अब इसमें होते हैं डिफरेंट टाइप के फ्लोज। कौन कौन से फ्लोज होते हैं ये हम देख लेते हैं। द फर्स्ट फ्लो इज डायरेक्ट फ्लो, सेकेंड इज रिवर्स फ्लो ए एंड थर्ड इज रिवर्स फ्लो बी। डायरेक्ट फ्लो क्या होता है कि जो टॉप के जो बैफल्स होते हैं इसमें से एयर इंट्रोड्यूस की जाएगी और बैफल्स के जो टैबलेट बेड के नीचे जो होते हैं बैफल्स उसमें से एग्जॉस्ट की जाएगी। ये होता है डायरेक्ट फ्लो। टॉप के ऊपर जो बैफल है यहाँ से इंट्रोड्यूस की जाएगी और टैबलेट बेड के नीचे जो बैफल्स है वहाँ से एग्जॉस्ट की जाएगी। ये होता है डायरेक्ट फ्लो। रिवर्स फ्लो ए में क्या होता है कि जो बैफल होते हैं टैबलेट बेड के नीचे वहाँ से एयर इंट्रोड्यूस की जाती है और जो टैबलेट के बेड के ऊपर होते हैं बैफल्स वहाँ से फ्लो जो एयर होती है वो एग्जॉस्ट की जाती है। तो वो होता है रिवर्स फ्लो ए। और रिवर्स फ्लो बी में क्या होता है कि जो एयर होती है वो टैबलेट बेड के नीचे से इंट्रोड्यूस की जाती है और प्लेनम कनेक्टेड होता है जो जो ड्राई क्वार्टर के पैन के बैक साइड में होता है वहाँ से एग्जॉस्ट की जाती है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ से टैबलेट बेड में जो बैफल्स है वहाँ से इंट्रोड्यूस तो की जा रही है एयर, बट यहाँ पे एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो फिगर है ये है रिवर्स फ्लो बी टाइप पैन। अब देखते हैं कि ये जो ग्लैड पैन कोटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। ये जो ग्लैड पैन कोटिंग इक्विपमेंट होते हैं वो एसिला कोटिंग इक्विपमेंट से काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। इसमें टैबलेट बेड के नीचे एक डिवाइडेड एयर प्लेनम होता है। वो इनेबल करता है ताकि एयर टैबलेट बेड के अंदर ब्लो कर पाए या फिर पैन से एग्जॉस्ट हो पाए। इसी के साथ साथ एडिशनली एक और एयर प्लेनम भी होता है जो हाई क्वार्टर में आपने देखा था। उसी तरह एक और प्लेनम होता है वो भी टैबलेट के बेड में एयर ब्लो करने में या फिर एग्जॉस्ट करने में हेल्प करता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ परफोरेटेड पैन इज़ हटलिन बटरफ्लाई पैन। अब ये पैन जो होते हैं तो इसमें लार्ज एंगल स्लॉटेड ओपनिंग्स होते हैं पैन वॉल में जो एक सिलिंड्रिकल पोर्शन के जंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। ये जो ओपनिंग्स होते हैं वो एयर को परमिट करने में मदद करते हैं ताकि पैन से जो एयर है वो एग्जॉस्ट हो जाए। ड्राइंग एयर जो होती है वो टैबलेट बेड के सरफेस पे अप्लाई की जाती है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से कोट हो पाए स्लॉटेड ट्यूब की मदद से। और फ्रंट और बैक ऑफ द पैन जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल सेंटर सेक्शन से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हटलिन बटरफ्लाई पैन जो होते हैं वो दिखते कैसे है। कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंटेशन होता है उसका। नाउ वी विल सी द टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं टैबलेट कोटिंग में वो हम देखने वाले हैं। द फर्स्ट टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज चिपिंग। चिपिंग क्यों होता है? जब टैबलेट ब्रिटल हो जाती है तब उसकी वजह से चिपिंग होता है। ब्रिटलनेस क्या होती है? टैबलेट हार्ड तो होती है बट इजी टू ब्रेक जो टैबलेट होती है वो होती है ब्रिटल टैबलेट।
अब जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि चिपिंग कहाँ पे होती है, टैबलेट के सरफेस पे होती है या फिर एजेस पे होती है। तो टैबलेट के एजेस पे चिपिंग होती है। फर्स्ट वाली फिगर में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी चिपिंग कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे चिपिंग है, यहाँ पे हुई है चिपिंग। और सेकेंड वाली फिगर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे चिप उड़ी है टैबलेट की, तो ये होती है चिपिंग। अब देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है। फर्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ पर्ट्रिशन एसोसिएटेड विद कोटिंग प्रोसेसेस। अब सबसे पहले क्या रीज़न आता है उसमें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिलर्स एंड पिगमेंट्स। फिलर्स और पिगमेंट्स का एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो ये चिपिंग के चांसेस हो सकते हैं। या फिर पॉलीमर जो हम यूज़ कर रहे हैं कोटिंग के लिए, तो उसका अमाउंट लो हो गया तो उसकी वजह से भी चिपिंग हो सकता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे, तो रेमेडी में क्या करना है, फिल्म का हार्डनेस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। अब ये फिल्म का हार्डनेस इंक्रीज़ कैसे होगा, जब पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज स्टिकिंग एंड पिकिंग। अब देखते हैं कि स्टिकिंग या पिकिंग होता क्या है। स्टिकिंग क्या होता है, जब टैबलेट एक दूसरे से या फिर कोटिंग पैड की वॉल से स्टिक हो जाती है तो वो होता है स्टिकिंग। और पिकिंग क्या होता है, पिकिंग होता है स्टिकिंग के बाद वाला प्रोसेस। स्टिकिंग में क्या होता है कि टैबलेट एक दूसरे से या फिर पैन वॉल से स्टिक हो जाती है। अब स्टिक होने के बाद पैन वॉल से या फिर दूसरी टैबलेट से जब हम सेपरेट करते हैं तो उसका कुछ पोर्शन, टैबलेट का कुछ पोर्शन पैन पे या फिर दूसरी टैबलेट पे स्टिक हो जाता है और इस टैबलेट से उसे पिक किया जाता है। तो वो जो इफ़ेक्ट होता है उसे कहते हैं पिकिंग। देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। फर्स्ट कॉज इज़ हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। जो कोटिंग सॉल्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका रेट बहुत ज़्यादा है तो उसी वजह से भी स्टिकिंग एंड पिकिंग हो सकता है। या फिर ड्राइंग ही इनएफिशिएंट है तो भी स्टिकिंग और पिकिंग हो सकते हैं। अब रेमेडी में क्या करना है कि हमें इफ़िशिएंट ड्राइंग कंडीशंस यूज़ करनी चाहिए, ऑप्टिमम एंड इफ़िशिएंट ड्राइंग कंडीशन यूज़ करनी चाहिए। या फिर जो इनलेट एयर हम यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर मतलब इनलेट एयर जो यूज़ कर रहे हैं टैबलेट ड्राइंग के लिए, कोटिंग का जो सॉल्यूशन हम स्प्रे कर ले उसके ड्राइंग के लिए जो टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे तो भी स्टिकिंग एंड पिकिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस इमेज में अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ से मटेरियल पिक किया गया है। और यहाँ पे भी अब थर्ड वाली टैबलेट में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे भी थोड़ा सा पोर्शन पिक किया गया है, तो वहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, उसकी जो फिल्म है वहाँ से निकल चुकी है। तो ये जो है यह है स्टिकिंग एंड पिकिंग। थर्ड रेमेडी इज डिक्रीज द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। क्या करना है, जो कोटिंग सॉल्यूशन हम स्प्रे कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन का रेट थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ कैसे करना है, अगर हम विस्कोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देंगे कोटिंग सॉल्यूशन की तो एप्लीकेशन का रेट भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट स्टिकिंग एंड पिकिंग, उसके कॉजेज़ एंड रेमेडीज़। स्टिकिंग और पिकिंग के बाद जो नेक्स्ट टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट आता है वो होता है रफनेस। अब रफनेस में क्या होता है कि टैबलेट के सरफेस पे एक रफनेस वाली अपीयरेंस आ जाती है। अब ये अपीयरेंस क्यों आती है, क्योंकि जो प्रीवियसली ड्राइड स्प्रेड कोटिंग सॉल्यूशन ड्रॉपलेट्स होते हैं वो टैबलेट के कोर पे डिपॉजिट हो जाते हैं, इसीलिए उसे एक रफनेस वाला फीलिंग आ जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जो कोटिंग सॉल्यूशन होता है जो नोजल से स्प्रे किया जाता है वो टैबलेट के बेड तक पहुंचने से पहले ही ड्राई हो जाता है और फिर जो पार्टिकल होते हैं कोटिंग पार्टिकल वो टैबलेट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये रफनेस वाला डिफेक्ट उसमें आ जाता है। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो पिगमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कलर के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा हो गया हो, तो उसकी वजह से भी रफनेस का डिफेक्ट हो सकता है। अब रेमेडी में क्या करेंगे, रेमेडी में जो नोज़ल होता है स्प्रेइंग नोज़ल वो शायद हमने बहुत दूर फिट कर दिया है ताकि वो टैबलेट सरफेस तक आते आते वो वहीं पे ड्राई हो जाता है बीच में ही, और टैबलेट तक आते आते वो फुल्ली ड्राई हो जाता है और टैबलेट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि नोज़ल जो है वो टैबलेट सरफेस के क्लोज तक हम उसे मूव करें। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ एटोमाइजेशन। जो एटोमाइजेशन स्प्रे हम यूज़ कर रहे हैं उसकी डिग्री थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट टैबलेट कोटिंग इज़ क्रैकिंग। अब ये क्रैकिंग में होता क्या है,
टैबलेट की जो एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेस बढ़ जाती है टैबलेट में, तब क्रैकिंग का डिफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो सबसे पहला रीज़न है कि जब टैबलेट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है तब क्रैकिंग के वजह हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल स्ट्रेस रिलैक्सेशन आफ्टर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के बाद अगर इंटरनल स्ट्रेस रिलैक्स हो गया है तो भी टैबलेट एक्सपैंड हो सकती है और क्रैकिंग जा सकते हैं। आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से क्रैक गए हैं टैबलेट को, साइड पे गए हैं, सरफेसेस पे गए हैं, तो कुछ इस तरह के क्रैक्स जाते हैं। थर्ड रीज़न इज एक्सेसिव कोटिंग मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया है हमने कोटिंग मटेरियल का, अगर वो ज़्यादा हो गया है तो भी फिल्म कोटिंग में या फिर कोटिंग में क्रैक्स जाने के फुल चांसेस होते हैं। अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? तो रेमेडी में क्या करना है, कोटिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट करना है ताकि ये टैबलेट का डिफेक्ट हम रिजॉल्व कर पाए। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज ट्विनिंग। इसमें क्या होता है, दो या फिर दो से ज़्यादा टैबलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती है तो उसे कहते हैं ट्विनिंग। दो टैबलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई तो वो इफेक्ट होता है ट्विनिंग। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में तो सेम कलर की दो टैबलेट एक दूसरे के साथ स्टिक हुई है, रेड के साथ रेड और पिंक के साथ पिंक, तो ये होता है ट्विनिंग। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इनएफिशिएंट ड्राइंग। अगर ड्राइंग ठीक तरह से नहीं हुआ है तो ट्विनिंग का डिफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज हायर रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। जो कोटिंग सॉल्यूशन हम अप्लाई कर रहे हैं अगर उसका एप्लीकेशन का रेट ज़्यादा है तो भी ट्विनिंग का इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। और अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? तो रेमेडी में फर्स्ट इज अप्रोप्रिएट शेप टैबलेट यूज़ करेंगे। अब ये टैबलेट ओवल शेप है तो इसलिए उसे एक दूसरे के साथ स्टिक करने के लिए एक चांस मिल जाता है। इसी के अलावा अगर हम सर्कुलर टैबलेट्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो सर्कुलर टैबलेट में वो जो सरफेस होता है स्टिकिंग का वो बहुत कम हो जाता है, तो ट्विनिंग का इफेक्ट हम वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग द ड्राइंग एंड रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पैन। अगर हम ड्राइंग का रेट कंट्रोल कर देते हैं या फिर पैन की जो मूवमेंट होती है उसका रेट कंट्रोल कर देते हैं तो ट्विनिंग हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज एडजस्टिंग द कोटिंग सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोटिंग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी एडजस्ट करेंगे तो भी हम ये डिफेक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज ब्लूमिंग, और जिसे हम हेजिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं कि ये ब्लूमिंग और हेजिंग होता क्या है। इसमें क्या होता है, पॉलिश प्रोडक्ट जो होता है एक फॉग्ड अपीयरेंस ले लेता है। फॉग्ड अपीयरेंस मतलब जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर है ओरिजिनल कोटेड टैबलेट और नीचे है ब्लूमिंग टैबलेट। तो फॉग्ड अपीयरेंस मतलब थोड़ा सा डल इफेक्ट आता है टैबलेट में। ओरिजिनल टैबलेट देखिए किस ब्राइट दिख रही है और ब्लूमिंग टैबलेट देखिए थोड़ी सी डल दिख रही है, तो वो जो डिफेक्ट होता है उसे फॉग्ड अपीयरेंस वाला मतलब ब्लूमिंग या फिर हेजिंग डिफेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। फर्स्ट कॉज इज हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन। जब हम फॉर्मुलेट करते हैं या फिर कोटिंग करते हैं तब टैबलेट का अगर जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो अगर हाई हो गया तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन। टैबलेट अगर हाई ह्यूमिडिटी कंडीशंस के साथ एक्सपोज हो रही है तो भी ब्लूमिंग और हेजिंग देखने को मिलता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम कर देंगे और हाई ह्यूमिडिटी है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट रेमेडी इज कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी कंडीशन एंड फॉर्मुलेशन टेम्परेचर मॉनिटरिंग। जैसे कि हाई टेम्परेचर पे होता है तो टेम्परेचर कम कर देंगे और ह्यूमिडिटी हाई है तो ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर देंगे। तो ये हुई रेमेडीज। अब देखते हैं ब्रिजिंग और फिलिंग। ये जो डिफेक्ट है ये होता क्या है। सो व्हाट इज ब्रिजिंग, क्या होता है ब्रिजिंग में? टैबलेट्स जिन पे मोनोग्राम या फिर बाइसेक्शन होता है। बाइसेक्शन इज व्हाट, जो टैबलेट में स्प्लिट लाइन होती है उसे बाइसेक्शन कहते हैं। और मोनोग्राम क्या होते हैं, टैबलेट में अगर हम कोई लेटर हो या फिर कुछ कंपनी का लोगो हो वो एम्बॉस करते हैं तो वो होता है मोनोग्राम। तो बाइसेक्टिंग और मोनोग्राम जिन टैबलेट पे होता है उन टैबलेट की कोटिंग श्रिंक हो जाती है या फिर पुल हो जाती है, तो उसकी वजह से ब्रिजिंग होता है। और ब्रिजिंग होने के बाद वो जो ब्रिजिंग हुआ होता है उसमें अगर टैबलेट मटेरियल फिल हुआ है और उसके बाद वो जो बाइसेक्टिंग लाइन है वो और नैरो हो गई है तो वो होता है फिलिंग। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है और इस पर रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए।
द फर्स्ट कॉज इज इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कोटिंग सॉल्यूशन का एप्लीकेशन इम्प्रॉपर है तो हमें वो प्रॉपरली सॉल्यूशन का एप्लीकेशन करना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो कोटिंग सॉल्यूशन होता है उसका स्प्रेइंग हम थोड़ा सा कंट्रोल कर देंगे ताकि ये जो डिफेक्ट है हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाए। नेक्स्ट इज पुअर डिज़ाइन ऑफ द टैबलेट एम्बॉसिंग। टैबलेट में जो एम्बॉसिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसका डिज़ाइन पुअर है, तो उसकी वजह से भी ये ब्रिजिंग वाला डिफेक्ट हो सकता है। लाइक जैसे कि ओ का एम्बॉसिंग हुआ या फिर कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लोगो है जो प्रिंट करना है, उसकी वजह से ये ब्रिजिंग वाला इफ़ेक्ट हम देखते हैं काफ़ी तौर पे, तो वो हुआ पुअर डिज़ाइन वाला एम्बॉसिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज़ सॉफ्ट एजेड फॉन्ट फॉर मोनोग्राम। उसके लिए हमें सॉफ्ट एजेड फॉन्ट यूज़ करने चाहिए। अब सॉफ्ट एजेड फॉन्ट कौन से होंगे, जैसे कि अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि ओ जो होता है, तो ओ के जो मोनोग्राम होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और उसकी वजह से ये ब्रिजिंग वाला डिफेक्ट काफ़ी देखने को मिलता है। तो जैसे कि सी हुआ या फिर पी हुआ, तो इस टाइप के जो मोनोग्राम होते हैं तो वो सॉफ्ट एजेड मोनोग्राम होते हैं, तो वो हमें यूज़ करनी चाहिए। इम्प्रॉपर नेक्स्ट रीज़न इज़ इम्प्रॉपर एटोमाइजेशन प्रेशर। अगर एटोमाइजेशन का प्रेशर ही इम्प्रॉपर है तो हमें एटोमाइजेशन कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम ब्रिजिंग और फिलिंग का डिफेक्ट कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट रीज़न इज़ हाई कोटिंग विस्कोसिटी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है कोटिंग सॉल्यूशन की तो उसकी वजह से भी ब्रिजिंग हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कोटिंग मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें रिड्यूस करना होगा या फिर इंक्रीज़ करना होगा। डिफाइन करता है कि मतलब कौन सा डिफेक्ट, विस्कोसिटी कैसी है, कम है या फिर ज़्यादा है। तो हाई होगी तो हम लोग कर दें कि कोटिंग मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड द नेक्स्ट इज़ हाई परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स इन द सॉल्यूशन। तो ये भी हम कंट्रोल कर लेंगे कि सॉलिड्स अगर ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ब्लिस्टरिंग। क्या होता है ब्लिस्टरिंग में, कि एक अनस्मूथ कोटेड सरफेस होता है जो अनइवन स्पॉट्स के तरह हमें दिखाई देता है, वो होता है ब्लिस्टरिंग। अब यहाँ पे आप अगर पिक्चर में देख रहे हैं तो ये देखिए ये कैसा अनस्मूथ कोटेड सरफेस है, राइट। तो दिखने में भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो ये होता है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं टैबलेट के सरफेस पे, इसीलिए उसे कहते हैं ब्लिस्टरिंग। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो टैबलेट की स्ट्रेंथ पे, इलास्टिसिटी पे और एडिशन पे एक्ट करता है। जो कोटेड टैबलेट होती है उनके स्ट्रेंथ पे, इलास्टिसिटी पे और एडिशन फोर्स पे एक्ट करता है। तो उसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए, माइल्ड ड्राइंग कंडीशन यूज़ करनी चाहिए ताकि ये सारी जो कॉजेज़ है ये हमें रिड्यूस कर सके। द नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑरेंज पील इफेक्ट। अब आपको ऑरेंज पील इफेक्ट इस वर्ड से ही पता चल गया होगा कि ऑरेंज पील इफेक्ट होता क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर वाली फिगर बी, तो वहाँ पे ऑरेंज पील इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है इसमें, कोटिंग टेक्सचर जो होता है वो ऑरेंज के सरफेस से बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है, इसीलिए इसे ऑरेंज पील इफेक्ट ऐसा भी कहते हैं। क्या होता है कि एटोमाइजेशन का प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है इन कॉम्बिनेशन विद द स्प्रे रेट, तो ये ऑरेंज पील इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट कॉज इज़ टू रैपिड ड्राइंग। अगर टैबलेट कोटिंग के बाद ड्राइंग जो है वो उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है तो भी ऑरेंज पील इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज हाई सॉल्यूशन विस्कोसिटी। जो कोटिंग सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक बहुत ज़्यादा थीन लेयर फॉर्म हो जाती है कोटिंग की, तो उसकी वजह से भी ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। एंड द रेमेडी, अब रेमेडी क्या यूज़ करेंगे, जो अगर ठीक हुआ है कोटिंग सॉल्यूशन तो उसे थीन कर देंगे ना, तो क्या होगा कि ये ऑरेंज पील इफेक्ट हम यहाँ पर रिजॉल्व कर देंगे। और क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन होता है कोटिंग का उसे थोड़ा सा थीन बनाने के लिए हम कोई अदर सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनली, ताकि उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाए और हमें जो प्रॉपर सॉल्वेंट चाहिए विस्कोसिटी वाला, तो प्रॉपर विस्कोसिटी वाला सॉल्यूशन हमें मिल सके। नेक्स्ट रेमेडी इज कंट्रोलिंग द ड्राइंग प्रोसीजर। ड्राइंग का रेट ज़्यादा है तो भी ये ऑरेंज पील इफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग प्रोसीजर है वो कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि ऑरेंज पील इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट डिफेक्ट इज कलर वेरिएशन। कलर वेरिएशन जैसे कि नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसके टैबलेट में कलर में वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि अभी आप पिक्चर पे देख पा रहे हैं, देखिए ये टैबलेट थोड़ी सी है ऑरेंज कलर की, डार्क ऑरेंज कलर की,
और ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये है थोड़ी सी लाइट ऑरेंज कलर में। तो ये जो कलर वेरिएशन होता है ये डिफेक्ट क्यों होता है ये हम पहले देख लेते हैं। अब कलर वेरिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, द वेरिएशन इन द प्रपोज कलर फॉर कोटिंग, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो कॉजेज़ पहले देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग जो होती है उसकी वजह से होता है। कलर के साथ साथ, कलर पिगमेंट के साथ अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग है तो ये कलर वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट इज अनइवन स्प्रे पैटर्न, अगर स्प्रे का पैटर्न अनइवन है तो भी कलर वेरिएशन का डिफेक्ट देखने को मिलता है। द नेक्स्ट रीज़न इज इनसफिशिएंट कोटिंग, अगर कोटिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट है तो भी कलर वेरिएशन देखने को मिलता है। या फिर अनइवननेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सबकोट, अगर सबकोट अच्छे से नहीं हुआ है, इवनली नहीं हुआ है, तो भी कलर वेरिएशन हो सकता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे, तो रेमेडी में फर्स्ट इज यूजिंग लेक डाइज। अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से कलर वेरिएशन हो रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, लेक डाइज यूज़ करने चाहिए ताकि कलर वेरिएशन ना हो। और गो फॉर जियोमेट्रिक मिक्सिंग, अगर कलर वेरिएशन हो रहा है इम्प्रॉपर मिक्सिंग की वजह से तो जियोमेट्रिक मिक्सिंग करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जियोमेट्रिक मिक्सिंग क्या होती है। जियोमेट्रिक मिक्सिंग मैं आपको बताती हूँ कि क्या होती है। क्या होता है कि अगर 2 इंग्रेडिएंट है उसको मिक्स करना है तो 10 ग्राम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट हम पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अनदर 10 ग्राम ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ बोथ इंग्रेडिएंट हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से होता है जियोमेट्रिक मिक्सिंग, मतलब सेम पार्ट्स लेने हैं दोनों इंग्रेडिएंट के और उसके बाद मिक्स करते जाना है, सेम पार्ट्स लेने हैं, मिक्स करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर होगी। जियोमेट्रिक मिक्सिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू मिक्स। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डिफेक्ट क्या है। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज फिल्म पिलिंग एंड फ्लेकिंग। फिल्म पिलिंग या फिर फ्लेकिंग में क्या होता है कि जब हम एक्वियस कोटिंग का एक्वियस सॉल्यूशन का कोटिंग देते हैं टैबलेट के ऊपर, तो उसमें से जो कोहेजन फोर्स होता है अगर वो फेल हो गया, उसमें फेलियर आ गया कोहेजन फोर्स में, तो क्रैकिंग जा सकते हैं। और कोटिंग में क्रैकिंग जाने की वजह से फिल्म पिलिंग या फिर फ्लेकिंग हो सकता है। अब ये क्रैकिंग जाने से क्या होता है कि जो फिल्म फॉर्म हुई होती है तो वो पील बैक हो जाती है सरफेस से, टैबलेट के सरफेस से, इसलिए फिल्म पिलिंग का या फिर फ्लेकिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका रीज़न क्या है। क्रैकिंग ड्यू टू कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स इज व्हाट, दो सिमिलर पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स, और जो दो डिसिमिलर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है उसे कहते हैं एडिशन फोर्स। अगर कोहेजन या फिर एडिशन फोर्स में फेलियर है तो क्रैकिंग जाने के फुल चांसेस होते हैं। अब इसके लिए रेमेडी क्या करनी चाहिए, वी हैव टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कोटिंग दैट कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्सेस विल नॉट रिकरेंट। ठीक है, अगर हम कोहेसिव और एडिसिव फोर्स को वहाँ पे क्रैक होने से बचा ले, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करके कोटिंग की, तो हम फिल्म पिलिंग और फ्लेकिंग का डिफेक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इन फिलिंग ऑफ लोगोज। आप अब यहाँ पे टैबलेट पे देख रहे हैं कि ये है ADVANT, तो ये जो है ये लेटर कुछ ब्लर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो एम्बॉसिंग है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। मतलब क्या कि इसमें जो टैबलेट में एम्बॉसिंग किया है उसमें फील हो गया है टैबलेट का मटेरियल, तो इसलिए ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, ये एकदम शार्प नहीं दिख रहा है। इसे कहते हैं इनफिलिंग ऑफ लोगोज। ये जो इनफिलिंग होता है ये ब्रिजिंग से काफ़ी हद तक सिमिलर होता है विजुअली, और ये जो इनफिलिंग होता है लोगोज का ये कब होता है, जब हम स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं, एरेटेड एक्वियस फिल्म कोटिंग का एप्लीकेशन देते हैं स्प्रे की मदद से, तो ये इनफिलिंग देखने को मिलता है। ये इनफिलिंग अब होता क्यों है, तो इसका मेन रीज़न है कि ड्राइड कोटिंग सॉल्यूशन जो होता है वो लोगों में बिल्डअप हो जाता है, इसलिए इनफिलिंग देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है। द फर्स्ट रीज़न इज पार्शियली स्प्रे ड्राइड मटेरियल ग्रेजुअली बिल्डिंग अप विद इन द लोगो, और द बिल्डअप ऑफ ड्राइड फोमी मटेरियल विद इन द लोगो। क्या होता है, जो स्प्रे ड्राइड मटेरियल होता है वो लोगों में बिल्डअप हो जाता है, या फिर जो फोमी मटेरियल होता है वो लोगों में बिल्डअप होते रहता है। तो इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे। अब ये जो बिल्डअप वाला इशू है वो करेक्ट कर सकते हैं हम, अगर हम एटोमाइजेशन प्रोसेस जो है एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक यूनिफॉर्म ड्रॉपलेट साइज़ देने के लिए ऑप्टिमाइज़ करें, तो ये जो इशू है इनफिलिंग का ये हम वहाँ पे कवर कर सकते हैं।
नेक्स्ट रेमेडी क्या करेंगे, वी विल एडजस्ट द कोटिंग प्रोसेस कंडीशन टू बैलेंस स्प्रे रेट्स एंड ड्राइंग रेट्स। स्प्रे रेट्स एंड ड्राइंग रेट्स वो जो कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो अगर वो कंट्रोल कर देंगे तो भी ये जो फिलअप का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकता है। और वी हैव टू इंश्योर दैट मोस्ट ड्रॉपलेट्स अराइव एट द टैबलेट सरफेस, क्योंकि क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट होते हैं कोटिंग सॉल्यूशन के, वो टैबलेट सरफेस के आने से पहले ही, अगर ड्राइंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो ड्रॉपलेट सरफेस तक आने से पहले ही ड्राई हो जाते हैं, तो वो लोगों में फील हो जाते हैं, तो इस वजह से भी इनफिलिंग हो सकता है। अब नेक्स्ट रीज़न क्या है, फोमी मटेरियल टेंड्स टू बिल्ड अप विद इन द लोगो। एक हुआ कि जो लोगो है उसमें पार्टिकल्स फिल हो गए हैं, और दूसरा ये कि फोमी मटेरियल जो है वो विद लोगो में बिल्डअप हो गया है। तब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे, फर्स्ट इज़ एडिशन ऑफ अल्कोहल ऐड करेंगे अगर फोमी मटेरियल क्रिएट हुआ है वहाँ पे तो। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ स्प्रे नोजल्स कैपेबल ऑफ फाइनर ऑटोमाइजेशन। कुछ ऐसे स्प्रे नोजल्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसकी साइज़ बहुत फाइन हो सकती है एटोमाइजेशन की। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग द मिक्सिंग प्रोसेस ईदर बाय सेटिंग मिक्सर हाइट करेक्टली। मिक्सिंग प्रोसेस में अगर मिक्सर की हाइट सेटिंग करेक्ट हो तो भी ये इशू अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चूजिंग मिक्सर ब्लेड ऑफ करेक्ट साइज़। जो करेक्ट साइज़ के अगर मिक्सर ब्लेड हम यूज़ करेंगे तो भी फोमी मटेरियल जो लोगों में बिल्डअप होता रहता है वो नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं हम एक ऑप्टिमल मिक्सर स्पीड चूज़ कर सकते हैं ताकि जो पाउडर हम वाटर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो सही विस्कोसिटी पे ही स्प्रे हो जाए। अगर पाउडर ज़्यादा देर तक वाटर पे रहेगी तो फुल्ली वेट हो जाएगी, इसकी वजह से भी फोम फॉर्म हो सकता है। तो ऐसा ना करते हुए अगर हम ऑप्टिमल मिक्सर स्पीड चूज़ करेंगे जिससे पाउडर वाटर में एक ऐसी विस्कोसिटी में डिज़ोल्व हो जाए, मतलब इसकी विस्कोसिटी में वो बिल्डअप हो जाए स्प्रेइंग सॉल्यूशन, तो ये फोमी मटेरियल जो बनता है वो नहीं बनेगा और इनफिलिंग का इशू हम काफ़ी लिमिट तक रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टैबलेट सरफेस इरोजन। अब इसमें क्या होता है, टैबलेट का जो सरफेस होता है वो ख़राब हो जाता है, और ये तब देखने को मिलता है जब टैबलेट टंबल होती है कोटिंग प्रोसेस के दौरान। तो इसके रीज़न क्या होंगे, फर्स्ट इज अनसुटेबल पंच डिज़ाइन। जो पंच डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो सुटेबल ही नहीं है, तो ऐसे पंचेस टैबलेट सरफेस इरोजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवरवेटिंग। जब टैबलेट के सरफेस ओवरवेट हो जाते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं और लेस रेजिस्टेंट हो जाते हैं एट्रिशनल इफेक्ट्स के लिए। जब सेंट्रली प्लेस्ड लोगो हम यूज़ करते हैं तब भी टैबलेट सरफेस इरोजन देखने को मिलता है, या फिर फिल्म की स्ट्रेंथ ही इनसफिशिएंट है एंड उसके टैबलेट के एजेस डैमेज कर सकती है। तो इस तरह की जो कॉजेज़ होती है वो टैबलेट सरफेस इरोजन कर सकती है। या फिर जो पैन है हम कोटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कोटिंग पैन, तो उसका स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये इरोजन हो सकता है। अब देखते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है। अब ओवरवेटिंग की वजह से अगर हो रहा है टैबलेट इरोजन तो हमें क्या करना चाहिए, ओवरवेटिंग को कंट्रोल करना चाहिए। अब वेटिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लाइक अगर हम स्प्रे रेट्स रिड्यूस कर देंगे या फिर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर होता है प्रोसीजर का, या फिर दोनों भी एक साथ स्प्रे रेट्स भी कंट्रोल करेंगे और टेम्परेचर होता है जो प्रोसेसिंग का वो भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो अब ये इरोजन का जो डिफेक्ट होता है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एडिशनल सॉल्यूशन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इज रिफॉर्मुलेटिंग टैबलेट कोर को रिफॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पैक्शन फोर्सेस। जो कॉम्पैक्शन फोर्स होता है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। पैन स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर पैन स्पीड की वजह से इरोजन हो सकता है तो अगर हम पैन स्पीड को ही ऑप्टिमाइज़ कर दें तो जो इरोजन का डिफेक्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंजिंग पंच डिज़ाइन टू reduce curvature on upper and lower faces and changing logo location from the center of the tablet faces to the periphery। क्या देखा था हमने रीज़न में कि सेंट्रली प्लेस जो लोगोज होते हैं उसकी वजह से इरोजन हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सेंट्रली प्लेस लोगोज होते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे। टैबलेट के फेसेस या पेरीफेरी के टैबलेट के पेरीफेरी तक वो लोगोज जो होते हैं वो हम यूज़ करेंगे, उसके पंचेस यूज़ करेंगे, या फिर जो पंचेस होते हैं अपर एंड लोअर पंचेस उसका कर्वेचर थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, इससे भी ये डिफेक्ट हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टैबलेट पिटिंग। टैबलेट पिटिंग क्या होता है कि इसमें टैबलेट पे स्मॉल पिट्स मतलब इंडेंटेशंस हमको देखने को मिलते हैं।
अब ये जो है इसके रीजंस क्या होते हैं देख लेते हैं। Agglomerates of lubricants such as stearic acid and polyethylene glycol melt under the influence of coating process conditions used। अब ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये देखिए ये कैसे पिट्स फॉर्म हुए हैं, छोटे डॉट्स फॉर्म हो जाते हैं टैबलेट पे। ये देखिए यहाँ पे एक डॉट्स है, यहाँ पे तो कितने सारे डॉट्स है। तो ये इसकी वजह क्या है, जब लुब्रिकेंट के अग्लोमरेट्स, जब लुब्रिकेंट कौन से यूज़ करते हैं लाइक स्टेरिक एसिड और पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ये जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं तो वो हम जो कोटिंग प्रोसेस करते हैं उसके टेम्परेचर के कंडीशन में आकर वो मेल्ट हो जाते हैं। तो मेल्ट होने से क्या होता है, ये स्मॉल पिट्स फॉर्म होते हैं। अब ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं स्टेरिक एसिड या पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, ये जो हमने देखे जो लुब्रिकेंट होता है, उसके साथ साथ जो सुपर डिसिंटीग्रेंट प्रेजेंट होते हैं टैबलेट के सरफेस में, वो वाटर के कांटेक्ट में आके स्वेल होने लगते हैं। स्वेल होने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ से लूज़ हो जाते हैं टैबलेट सरफेस से, और लूज़ होने के बाद वो वहाँ पे पिट्स छोड़ देते हैं, तो वो डॉटेड सरफेस दिखाई देने को मिलता है। और अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे, इसके लिए हमें ब्लेंडिंग प्रोसेस पहले तो ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ब्लेंडिंग प्रोसेस क्या होता है, जो टैबलेटिंग के पहले किया जाता है वो होता है ब्लेंडिंग प्रोसेस। अगर हम उसे ऑप्टिमाइज़ कर देंगे तो हम अग्लोमरेट जो फॉर्म होते हैं उसके चांसेस काफ़ी हद तक वही मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो पिट्स का जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग कोटिंग प्रोसेस कंडीशन टू मिनिमाइज एक्सेसिव हाई टेम्परेचर। अगर कोटिंग प्रोसेस ही हम इस तरह से डिज़ाइन करें या फिर ऑप्टिमाइज़ करें जिससे जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो लुब्रिकेंट होते हैं लाइक स्टेरिक एसिड पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल वो मेल्ट हो जाते हैं ना। तो अगर हम उसे मेल्ट ही ना होने दें तो भी ये इशू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी उसकी रेमेडीज़। एंड द नेक्स्ट टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज टैबलेट ब्रेकेज। अभी टैबलेट ब्रेकेज होता क्या है, इसमें क्या होता है कि टैबलेट टूट जाती है। अब ये टैबलेट टूटती क्यों है, जब हम पैन में लोडिंग कर रहे हैं, कोटिंग पैन में लोडिंग कर रहे हैं टैबलेट, या फिर पैन से अनलोडिंग कर रहे हैं, या फिर टैबलेट को कोटिंग का प्रोसेस, टैबलेट को कोटिंग दिया जा रहा है, उस प्रोसेस के दौरान टैबलेट ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मैकेनिकल डिफिशियंसी होती है टैबलेट में, वो कम होती है, डिफिशियंसी होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो इसकी वजह से टैबलेट ब्रेकेज हो सकता है। टैबलेट रोबस्ट नहीं होती ज़्यादा, इसलिए वो फिल्म कोटिंग प्रोसेस में विथस्टैंड नहीं कर पाती, इसलिए टैबलेट ब्रेकेज होता है। उसके साथ साथ अगर डाई फिल यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वेरिएशंस है, डाई जब हम फिल करते होते हैं, जब टैबलेट को हम कॉम्प्रेस करते हैं तो डाई जो फिल होती है अगर उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डाई इम्प्रॉपर फिल होती है, कभी कभी ओवरफ्लो हो जाती है, कभी कभी कम्प्लीटली फिल होती है, तो ये जो वेरिएशंस होती है, या फिर यूँ कहे कि हॉपर से जो ग्रेड्यूल्स फीडिंग हो रहे हैं वो उसमें वेरिएशन है, तो उसकी वजह से भी टैबलेट ब्रेकेजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर नेक्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि टैबलेट जब हम लोड करते हैं पैन में, या फिर कोटिंग पैन एम्प्टी करते हैं, तब हम टैबलेट को मिस हैंडल कर रहे हैं, अच्छे से उसे हैंडल नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से टैबलेट ब्रेक हो सकती है। या फिर एट्रिशनल कंडीशन जो है कोटिंग एप्लीकेशन देते वक्त, वो एक्सेसिव एट्रिशनल कंडीशन यूज़ हो रही है, उसकी वजह से भी टैबलेट ब्रेकेज हो सकता है। अब इसके लिए रेमेडीज़ क्या करेंगे, अगर टैबलेट रोबस्ट नहीं है तो उसकी रोबस्टनेस हमें बढ़ानी है। अब ये रोबस्टनेस कैसे बढ़ाएंगे, हम जो ड्वेल टाइम होता है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्रेस होती है जो टैबलेट प्रेस होती है उसका स्पीड कम कर सकते हैं, या फिर कॉम्पैक्शन फोर्स जो होता है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि टैबलेट थोड़ी सी हार्ड बने, रोबस्ट बने, या फिर प्री कॉम्प्रेशन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो इस तरह से हम टैबलेट को रोबस्ट बना सकते हैं। और हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि टैबलेट कोटिंग की जो प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज़ है, जैसे कि स्प्रे रेट हुआ, प्रोटेक्शन हुआ टैबलेट का, वो सब सारी चीज़ें जो है वो ऑप्टिमाइज़ है, ताकि रोबस्टनेस जो है वो बढ़ पाए और टैबलेट ब्रेकेज का जो इशू है, जो डिफेक्ट है, हम उसे रिजॉल्व कर पाए। उसके साथ साथ पैन लोडिंग, मतलब अंडरलोडेड पैन पोटेंशियली क्रिएट मोर एट्रिशनल प्रॉब्लम्स। सो अंडरलोडेड जो पैन्स होते हैं तो वो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्टिमम कर सकते हैं। जब टैबलेट जो पैन हम फिल करते हैं तो अगर वो अनलोडेड है तो टैबलेट्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर सकती है, जिससे टैबलेट की एजेस ब्रेक हो सकती है और उसकी वजह से ये ब्रेकेजिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पैन की स्पीड अगर हम ऑप्टिमाइज़ करें, रिड्यूस करें थोड़ी सी, तो मैकेनिकल स्ट्रेस भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी रेमेडीज़।
कि कैसे टैबलेट के ब्रेकेज को हम रिकवर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टैबलेट डिस्कलरेशन। अभी टैबलेट डिस्कलरेशन होता क्या है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये है टैबलेट डिस्कलरेशन। यहाँ पे जो पिगमेंट है ना वो टैबलेट में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए हैं, थोड़े से ऐसे पिट्स कैसे होते हैं, तो उस पिट्स की तरह यहाँ पे टेक्सचर आया है। एक्चुअली मतलब ये अपीयरेंस में पिट्स की तरह दिख रहे हैं, फील से ये पिट्स नहीं है, थोड़ी से ऐसे डॉटेड टेक्सचर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कलर का। तो ये जो होता है ये कॉमनली न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हमको देखने को मिलता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि कोर के जो इंग्रेडिएंट है उसका इंटरेक्शन हो जाता है, और ये जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के बीच में इंग्रेडिएंट्स का, वो जनरली होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंग्रेडिएंट होते हैं टैबलेट कोर के वो माइग्रेट कर जाते हैं कोटिंग मटेरियल में, तो ये एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट ये रीज़न हो सकता है कि पिगमेंट का जो डिस्पर्शन हम बना रहे हैं कोटिंग फॉर्मुलेशन देने के लिए, कोटिंग फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, वो डिस्पर्शन ही अच्छा नहीं बना, पुअर डिस्पर्शन बना है, तो उसकी वजह से भी डिस्कलरेशन का डिफेक्ट आ सकता है। अब इसके लिए रेमेडी क्या करेंगे? सबसे पहले रेमेडी है कि एक इफ़ेक्टिव डिस्पर्शन बनाना है पिगमेंट का, ताकि फाइनल कोटिंग का सस्पेंशन जब हम बनाए तो वो पुअर क्वालिटी का ना हो, एक अच्छी क्वालिटी का इफ़ेक्टिव डिस्पर्शन हमें मिले, एक इफ़ेक्टिव सस्पेंशन कोटिंग सस्पेंशन हमें मिले। नेक्स्ट इज पाउडर प्रीमिक्सेस मेड बाय थर्ड पार्टी वेंडर। अब जब सस्पेंशन या फिर डिस्पर्शन बनाने के लिए हमें जो पाउडर प्रीमिक्सेस मिलते हैं, जो हम अपने लेवल पे नहीं बनाते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर से हम लेके आते हैं, तो उसमें जो इनइफेक्टिव पिगमेंट का डिस्पर्शन का जो इशू होता है, तो ये इशू हम अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उन्हीं वेंडर से कांटेक्ट करना पड़ता है, जो पाउडर प्रीमिक्सेस हम उन थर्ड पार्टी वेंडर से लाए तो उन्हें हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, और वो इशू वही रिजॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट रेमेडी में क्या करेंगे? वी विल इंक्रीज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर। अगर प्रोसेसिंग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो भी ये जो पिगमेंटेशन का इशू है, डिस्कलरेशन का इशू है, वो रिजॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और स्प्रे रेट्स रिड्यूस कर सकते हैं, पैन का स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं, ड्वेल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये जो ओवर वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो सके, और टैबलेट कोर के बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो इंग्रेडिएंट के और टैबलेट कोर के बीच में। तो ये इस तरह से हम ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज when ingredients that become liquid and bleed through the coating solution as a result of high processing temperature and increase in spray rate or reduction in processing temperature can be helpful। अब जब ingredient liquid बन जाते हैं और coating solution के थ्रू टैबलेट के सरफेस तक फ्लो करते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? टेम्परेचर रिड्यूस कर देना चाहिए या फिर स्प्रे रेट इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ताकि प्रोसेसिंग टेम्परेचर की वजह से ये डिस्कलरेशन फॉर्म ना हो। तो इस तरह के कुछ रेमेडीज़ होते हैं। या फिर नेक्स्ट रेमेडीज़ ये हो सकती है कि कोटिंग फॉर्मुलेशन जो है वो हमें अच्छे से डिज़ाइन कर लेना चाहिए, ताकि डिस्कलरेशन का इशू दिखाई ना दे। टैबलेट कोटिंग में डिस्कलरेशन स्टोरेज कंडीशन की वजह से हो सकता है। अगर हमने आइडियल स्टोरेज कंडीशन मेंटेन नहीं की है तो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। अब आइडियल स्टोरेज कंडीशन क्या होती है कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक मॉइस्चर बैरियर कोटिंग दे देंगे टैबलेट को, ताकि जब भी टैबलेट मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आए तो वो डिस्कलर्ड ना हो। द लास्ट टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट इज स्कफिंग ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट्स। अब इसमें क्या होता है, जो फिल्म कोटेड टैबलेट रहती है यूजुअली लाइटली कलर्ड या फिर पेसल कलर टैबलेट जो होती है, उसमें ग्रे टू ब्लैक मार्क्स जनरेट होते हैं, तो उसे कहते हैं स्कफिंग। इसका मेन रीज़न क्या है? जो अब्रेक्शन रिएक्शन होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड और स्टेनलेस स्टील कोटिंग इक्विपमेंट के बीच में, तो उसके रिजल्ट में ये ग्रे टू ब्लैक कलर के मार्क्स आते हैं। अब मेन इशू जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड यूज्ड इन कोटिंग फॉर्मुलेशन। अब इसके लिए रेमेडीज़ क्या करेंगे? सबसे पहले ये कि अगर कोटिंग इक्विपमेंट के साथ टिटेनियम डाइऑक्साइड का एब्रेजन इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें इक्विपमेंट के जो सरफेसेस है उसे परफेक्टली क्लीन कर लेना चाहिए। उसके बाद जो टिटेनियम डाइऑक्साइड की लेवल है उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देना चाहिए, और साथ ही साथ ओपेसिटी भी जो है होती है कोटिंग फॉर्मुलेशन की, उसे भी रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि एब्रेशन हम वहीं पे कंट्रोल कर पाए। इसी के अलावा हम जो पॉलीमर्स होते हैं लाइक पॉलीविनिल अल्कोहल PVA कोटिंग फॉर्मुलेशन जो होते हैं,
तो वो PVA लाइक हाइब्रिड पॉलीमेरिक फिल्म कोटिंग जो होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सी प्रोपिल मिथिल सेल्यूलोज एंड कोपोविडोन, इस तरह के पॉलीमर्स यूज़ करने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, कोटिंग इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं टैबलेट को कोट करने के लिए, पैन कोटिंग और परफोरेटेड पैन कोटिंग का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, और अगर उन्हें रिमूव करना है तो कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टैबलेट की इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे उसे इवैल्यूएट करते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए। और अगर आपको हमारी वीडियो का फीडबैक शेयर करना है या फिर आपकी कोई डाउट है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपको ये जो रेड कलर का एरो दिख रहा है ना, उसके सामने एक चैनल आइकॉन है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो रिलेटेड वीडियो की लिस्ट देख रही है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।